This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः फाल्गुन शुद्ध षष्ठी दिनांक 8 मार्च 2022 महिला दिन। शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां फुटकरविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्ग कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो विसमारब्धा मात्रेयाज्ये पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीष्टते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। भगवान सांसात्वाच्य एवं अव्ययेन ज्ञानस्य कृष्णे ज्ञेय ज्ञानम अभिमन्यमानाः परिस्खलन्ति। तो इस प्रकार से अवयवेन ज्ञानस्य कृष्णे ज्ञेय सति सभी जब जानना चाहिए उसमें से कुछ हिस्सा जानकर अवयवेन ज्ञानस्य ज्ञानम अभिमन्यमाना कि यही पूरा ज्ञान है ऐसा समझने वाले परिस्खलन्ति, ये भूल जाते हैं, गलती कर बैठते हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत ही बड़ा इस प्रकार का मुद्दा है और केवल वैदिक शास्त्र के लिए ही लागू नहीं है बल्कि सभी शास्त्रों के लिए ये लागू इस प्रकार का है। इसमें एक अहम बात ऐसी है कि किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी होना, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उन सभी पहलुओं के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है इस प्रकार का। अभी ज्यादातर होता ऐसा है कि जिससे हमें फायदे मिलने वाले हैं उसके जो गुण है उसको ध्यान में रखा जाता है और फिर उसका प्रयोग शुरू हो जाता है और बाद में पता चलता है कि अरे ये गुण है लेकिन ये दोष भी है इसमें। तो उन दोषों के लिए क्या करें? अगर दोष बहुत ही ज्यादा है तो उसको छोड़ ही देना उचित है। अगर दोष कम है तो कम कैसे करेंगे, उनके दुष्परिणाम होकर कैसे हटाएंगे, इसके बारे में सोच शुरू हो। रेचल कार्सन जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग नाम की एक किताब लिखी थी, उसने काफी हद तक बताया। उसने डीडीटी पर संशोधन किया था और डीडीटी के प्रयोग से पूरे जो प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां,
वो किस प्रकार से नष्ट हो रही है, इसके बारे में उन्होंने बड़े पुरावों के सबूतों के साथ सिद्ध किया। इस प्रकार से कि मछलियों ने वो डीडीटी खाया, फिर उस मछलियों को खाने वाली और मछलियां और अन्य प्राणी वगैरह इस प्रकार से, और ये परंपरा चलते हुए पूरे पर्यावरण का उसने किस प्रकार से हानि की है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। और उनका कहना था कि पेस्टिसाइड जब पहली बार डीडीटी का पेस्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग किया गया, तो जिसके परिणामों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे चीजों का इस प्रकार के व्यवहार आरंभ करना ये गलत बात है। ऐसा उसका शुरू में कोई किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। पेस्टिसाइड बनाने वाली लॉबी बहुत स्ट्रांग थी। फिर आगे जब उसकी महत्ता लोग समझ गए, तो फिर अमेरिका में काफी कानून लग गए, पाबंदियां आ गई पेस्टिसाइड के यूज पर। भारत जैसे देश में इस प्रकार की कोई पाबंदियां गवर्नमेंट के स्तर पर है, लेकिन कोई मानते नहीं है, किसानों को पता नहीं है, और बहुत हेवी मात्रा में जितना प्रिस्क्राइब डोज है उसका उससे बहुत ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। यही स्थिति एलोपैथी के ड्रग्स के बारे में भी हुई है। जैसे ही पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स आने लगी, ये नया खोज था, और उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो गई। तब तक जो केमिस्ट्री थी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, जो निसर्ग से बनी थी। इस प्रकार से एस्पिरिन जब प्रचलन में आया तो केवल यह स्वेद निर्माण करता है, बुखार उतारने में मदद करेगा, एनाल्जेसिक एक्शन है तो अंग दर्द वगैरह इसमें भी काम करेगा। इस प्रकार से एस्पिरिन का प्रचलन हो गया। फिर बाद में पता चला कि अरे इससे हीमरेज होता है, ऐसे ही ज्यादा एस्पिरिन खाएंगे जरूरत न होने पर, तो फिर स्टमक में रक्तस्राव हो सकता है, में मस्तिष्क में रक्तस्राव इस प्रकार का हो सकता है। तो फिर इससे एलोपैथी में तो पित्त बढ़ना है ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन खाली पेट मत खाओ। स्टमक में रक्तस्राव हो सकता है तो खाली पेट मत खाओ, तो कुछ खाना खा के एस्पिरिन लेना है। बाद में पता चला कि ये ब्लड विस्कोसिटी को कम करती है, रक्त पतला कर देती है, तो हार्ट डिसीज में इसका प्रचलन शुरू हुआ। अभी भी चालू है इस प्रकार। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि एक्चुअली ब्लड विस्कस है क्या ज्यादा, इस प्रकार से गाढ़ा है क्या, अगर है तो उसका कारण क्या है। हमारे हिसाब में आम हो, कफ हो या मेद हो, इसके जरिए अगर ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई है तो उन कारणों को दूर करना चाहिए ना। आम क्यों बन रहा है, कफ क्यों बन रहा है, रक्त में क्यों जा रहा है वगैरह वगैरह, ये सब देखना चाहिए। इसको कुछ देखे बगैर, पीटीआईएनआर भी करवाते बगैर एस्पिरिन का प्रयोग शुरू हो जाता है। तो ये सिस्टम ही पूरी गलत तरीके से काम में आ गई है। तो केवल इस ड्रग का ये इफेक्ट है तो उसके लिए वो दे देना है। ये परिस्थिति क्यों निर्माण हुई, उसको मूल रूप से सुधार करने के लिए क्या चाहिए, ये कोई सोचे एलोपैथी में अब नहीं रही, फार्मेसी ड्रिवन रिसर्च है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो ब्लड प्रेशर के लिए दवा शुरू करो। ब्लड प्रेशर निर्माण क्यों हुआ, बढ़ा क्यों, ये ऐसा सोचने की कोई बात ही नहीं है। तो किसी भी चीज के बारे में अगर मूल रूप से सोचना है तो सर्वांगीण दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। कृष्ण ज्ञेय जो है, सभी की सभी बातें हमें जाननी चाहिए, वो छोड़कर केवल एक हिस्सा लेकर उसको हम ज्ञान समझेंगे, पूरा ज्ञान समझेंगे, तो ये बड़ी गलती है।
और ये बड़ी गति अभी सभी क्षेत्र में हो रही है। अब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लोग उतर आते आए हैं, लेकिन हमारी युक्ति प्रमाण का महत्व कितना है ये इससे अधोरेखित हो जाता है कि युक्ति प्रमाण में बहु कारण योगजन्य भाव इस प्रकार के हैं। तो युक्ति प्रमाण में बहु कारण योगजन्य भाव होते हैं, तो अनेक कारणों का, अनेक भावों का विचार करके विशिष्ट कार्य कैसे निर्माण हुआ है ये देखना चाहिए। और हमारी जो रीति है वो जनरल से स्पेसिफिक इस प्रकार की रीति है। आयुर्वेद की जो रीति है वो जनरल से स्पेसिफिक है, यानी कि रसवीर्य विभाग ये चार बताए गए। सबसे कॉमन है रस। तो हर द्रव्य का जिस प्रकार का रस है उसके अनुसार उसका दोषों पर परिणाम, उसका अन्य धातु वगैरह के ऊपर परिणाम निश्चित हो जाएगा। फिर उसमें वीर्य किस प्रकार का है, विध वीर्य का विचार करो या अर्चविध वीर्य का विचार करो, वो अगर सबसे अनुकूल अनुगुण इस प्रकार का है, शीतम वीर्य द्रव्य मधुर मृषपाकयोः ऐसी स्थिति है, तो रस और वीर्य के अनुसार ही हमें उसके गुणधर्मों के बारे में पता चले। फिर विपाक एक अलग चीज है। रसानां परिणामांते विपाक स्मृतः, तो वो भी रस से अनुगुण है, तो हमें रस के द्वारा ही सभी बातों का पता चलेगा। तो रस का अनुगुण वीर्य है, रस का अनुगुण विपाक है, तो रस समझने से बाकी बातें समझ में आ जाए। और प्रभाव इससे अलग चीज है। रसादि साम्य कर्म विशिष्ट तत्प्रभाव है। दो द्रव्य है, दोनों में रसादि समान है, फिर भी एक विशिष्ट कार्य कोई द्रव्य करता है, तो वो प्रभाव से होता है। इस प्रकार से बताते हैं। तो जनरल टू स्पेसिफिक इस प्रकार का हमारा प्रयास है। एलोपैथी में डायरेक्ट स्पेसिफिक पर उतर आए। एस्पिरिन के ये एक कार्य है, तो एस्पिरिन देना। इन जनरल पांचभौतिक वर्गीकरण बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? मेरे ख्याल में वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट स्पेसिफिक पर उतर आए हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सृष्टि का पहले पांचभौतिक दृष्टि से विचार करना, चाहे आप रसवीर विपाक की बात कहो या ये पार्थिव है, आपके है, इस प्रकार से करो। मॉडर्न मेडिसिन में उसको किस प्रकार से विचार करना है वो सोचने दो। और फिर उसमें स्पेसिफिक इस कैटेगरी में इसके क्या गुण कर्म है, इसके क्या गुण कर्म है, इसके बारे में सोचो तो वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तो इन्होंने क्या किया कि रस वीर्य और विपाक ये अगर एक दूसरे के लिए अनुकूल है, मधुर मधुर शीत, अम्ल अम्ल उष्ण और कटु तिक्त कषाय कटु और उष्ण इस प्रकार से, तो एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। लेकिन या कटु कटु उष्ण इस प्रकार की है तो अलग चीज रहेगी, तो केवल रस से ही पता चल जाएगा। अब विपाक कुछ अलग हो रहा है। शुद्धि है कि कटु रस है लेकिन विपाक मधुर है इस प्रकार से, तो उसमें परिवर्तन आएगा थोड़ा सा कि उसके गुणधर्मों के बारे में कैसे सोचना है, ये अलग सोचेंगे।
और विचित्र प्रत्यारोप द्रव्य होते हैं जिनमें महाभौतिक संगठन रसारंभ का अलग और द्रव्यारंभ का अलग इस प्रकार के हैं, ऐसा टीकाकार का कहना है। तो विचित्र प्रत्यारोप इससे ये बात साबित होती है कि विचित्रास्पद प्रत्यय कारण जो है प्रत्यय जो है वो विचित्र इस प्रकार के है। तो द्रव्यारंभ का महाभूत और रसारंभ का महाभूत अगर अलग अलग है तो ये विचित्र प्रत्यारोप इस प्रकार का हो जाता है। तिल का उदाहरण दिया गया है। और तिल वातशामक है लेकिन कपटित बढ़ाने वाला इस प्रकार का है। तो ये अलग विचित्र प्रत्यारोप एक अलग कैटेगरी और प्रभाव एक अलग कैटेगरी होगी। अमृता हो, हरित की हो, अमल की हो, इतने रस है फिर भी ये रस दोष वर्धन नहीं करेंगे। जो बढ़े हुए दोष है उनको शमन करेंगे। कटुतिक्त कषायत्वात् पापपूर्ण कथम शिवा, तो प्रभावात दोष अंतरित्व इस प्रकार से वहां पे कारण दिया गया है। तो सृष्टि को किस प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए ये एक अलग चीज है। और फिर भी इसके आधिदैविक आध्यात्मिक ये भी एस्पेक्ट है जो मॉडर्न साइंस में कभी भी दिखाई नहीं देती। सप्तम धी स्मृति मेधाग्नि बलाई शुक्रचक्षुषाम, धी स्मृति मेधा इनको बढ़ाने वाला घी है। तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट भाव है। घी का उन एब्स्ट्रैक्ट भावों से कैसे इस प्रकार से संबंध है। और फिर ये कल्याण करने वाली है, शिवा है, इस प्रकार के जो निर्देश बताए गए ये आध्यात्मिक लेवल पर कुछ काम उसका हो रहा है, ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि समूचे ढंग से सर्वांगीण दृष्टिकोण से वस्तु का ज्ञान होना ये महत्वपूर्ण है। अगर हमें ज्ञानावय को लेकर ज्ञान हुआ है और उसी को हम संपूर्ण ज्ञान समझ रहे हैं तो ये बड़ी भूल है। और ये भूल अभी के सभी शास्त्रों में है। उसका जो अदर पर्सपेक्टिव इस प्रकार का है वो पर्सपेक्टिव सामने ही नहीं आता। ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा और इसलिए अधूरापन हो जाता है। अगर हम पूरे को समझने की कोशिश करते हैं तो डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम उस दृष्टि से कभी देखते नहीं है। तो कृष्ण ज्ञान होना जरूरी होगा, उसी चीज को अलग अलग ढंग से देखना जरूरी होगा। और एक कार्य के लिए अनेक कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों को ध्यान में लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का। तभी हमारा निदान परफेक्ट होगा, तभी हमारी चिकित्सा परफेक्ट होगी और हम ये चिकित्सा पाएंगे। तो समझने का मतलब है कि कृष्ण ज्ञेय समझने की जो चीज है वो काफी बड़ी है, वो काफी विभिन्न उसके पहलू है। उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसका अध्ययन होना है और फिर उसके बारे में जो भी कुछ करना है उसके बारे में सोचना है। तो मैं समझता हूँ कि एवं अयोयन ज्ञानस्य कृष्ण ज्ञेय ज्ञानम अभिमन्यमाना परिस्कलम, उसी को ज्ञान ऐसा समझने वाले भूल करते हैं, गलती करते हैं। मेरी बहस हुई थी एक एलोपैथी के डॉक्टर के साथ। एक्चुअली अच्युत जोशी मानव जोशी का लड़का है। तो उसका कहना था कि ये जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है उसमें ये ऑर्गेनिज्म ही कारण है।
तो मैंने कहा वही सिर्फ कारण है ऐसा नहीं है, उसके अन्य भी कारण है। इम्यूनिटी का कम होना ये भी एक उसका कारण है इन्फेक्शियस डिसीज होने के। लेकिन फिर भी उसका कहना था कि ये बात सच होगी भी, फिर भी इम्यूनिटी कम है लेकिन ये इन्फेक्शन नहीं होगा, उस बैक्टीरिया से या वायरस से संपर्क नहीं होगा तो भी डिसीज नहीं होगा। डिसीज होगा तो निश्चित रूप से इसका संपर्क हुआ है, इसीलिए ये डिसीज हुआ। चाहे बैक्टीरिया को लेकर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें या अन्य इन्फेक्शन की बात करें, वायरस को लेकर की बात करें, तो ठीक है, ये समझ लेते हैं कि एक ट्यूबरकुलोसिस होने के लिए अगर ट्यूबरकुलस बैसिलाई की जरूरत है, उसके बगैर ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा, राजेश में हो सकता है। अभी दोनों प्रकार के मरीज दिख सकते हैं कि जिनको प्रूवन ट्यूबरकुलोसिस है और जिनमें ट्यूबरकुलोसिस पाया नहीं गया, एएफपी नेगेटिव है या फिर नेगेटिव है, इस प्रकार से। तो हम केवल उस बैक्टीरिया को महत्व देंगे या बाकी चीजों को भी महत्व देंगे? तो मेरे ख्याल में बाकी चीजों को भी महत्व देना जरूरी इस प्रकार का है। अगर हम केवल उस बैक्टीरिया को या वायरस को महत्व देना चाहेंगे तो बाकी सब बातें हम भूल जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, जैसा अभी एलोपैथी कर रही है। और ये सबसे बड़ी भूल है। इसी के कारण नॉन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस दोनों प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि मूल कारण तो तुम्हारी प्रतिकार क्षमता, तुम्हारा बल है। सहज बल हो या फिर आदर्श बल हो या युक्तिकृत बल हो, अगर बल अच्छा है तो रोग नहीं होंगे, चाहे इन्फेक्शियस हो चाहे नॉन इन्फेक्शियस हो। लेकिन बलवर्धन करने के लिए लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, योग व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में कौन बहस करें? अभी ये आसान है कि ये इन्फेक्शियस डिसीज में ये बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको मारने की ये दवा है, उसको मारने तो रोग खत्म हो जाएगा, कारण माता कार्य माता। तो बस उसी के आधार पर पूरे समाज को गलत रास्ते पे लेके जाओ। हाँ, हमारी उस तरफ की होगी, कागज की तरफ की होगी, फार्मेसी के लोग मुनाफा मिलेगा इस प्रकार से। लेकिन ये कृत्रिम ज्ञान नहीं है, ये केवल ज्ञान है। तो इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी ऐसा होगा। और उसी को पूर्ण ज्ञान समझना ये बड़ी मूर्खता। हम अगर कम से कम ये तो जानते हैं कि ये एक कारण है, लेकिन यही सिर्फ कारण है क्या, ये देखना जरूरी है। बाकी अन्य कारण है क्या, ढूंढेंगे तो शायद कुछ पता चलेगा, और पता चलेगा तो उसके लिए उपाय ढूंढेंगे इस प्रकार से। अभी ऊपर ही इस प्रकार से इलाज करते रहना ये ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि वो आसान है, वो तात्काल हो सकता है, उससे पैसे कमा सकते। पानी दूषित है तो दूषित पानी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी उबालो, आरओ सिस्टम प्रयोग करो वगैरह वगैरह, इस प्रकार से होता है। तो अरे पानी दूषित क्यों हुआ ये पहले सोचो ना। तो पानी दूषित क्यों हो रहा है ये अगर समझ पाते हैं तो उसके अशुद्धियां होने को उसको कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। फिर जो पोल्यूटेंट्स है विविध प्रकार के, विशेषतः ये रासायनिक कंपनियां जो है, केमिकल फैक्ट्रीज जो है, उनके जरिए पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके ऊपर रोकथाम कैसे ला सकते हैं? वहीं पे कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्या पानी के ऊपर की जो पानी बाहर छोड़ा जा रहा है वो गंदा न हो, पोल्यूटेड न हो, इस प्रकार से। और कम से कम जो कॉमन स्रोत है पानी के, नदी वगैरह इस प्रकार से, उनमें तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये किस प्रकार से हमें बिगड़ने नहीं देने हैं। तो शायद ये बात बनेगी
कि हम मूल समस्या को हल ढूंढेंगे। लेकिन हम कार्य के ऊपर काम कर रहे हैं, पानी को शुद्ध करना है, और फिर आरओ का प्रचलन पूरे देश में हो गया। तो उसके दुष्परिणाम निकलेंगे तो उसके लिए और कुछ ढूंढेंगे, क्योंकि नेचुरल नहीं है। हमारे घर जो तरीके हैं वो नेचुरल है कम से कम। अभी इस प्रकार से जो पानी शुद्ध करेंगे वो नैसर्गिक नहीं रहेगा, और वो पानी भी अच्छा नहीं रहेगा। क्लोरिनेशन ये जब शुरुआत हुई तो पर्यावरणवादियों का कहना है ये सबसे बड़ी भूल थी कि पूरे शहर का जो सप्लाई है वो क्लोरिनेट करने का। लेकिन आज तो कोई इसको भूल नहीं मानता। हम तो क्लोरिनेटेड पानी ही पीते आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल सोर्स अवेलेबल ही नहीं है अभी। तुम्हारे पास खुद का कुआं है और अच्छा पानी है तो एक अलग बात है। देहातों में ये बात शायद हो सकती है इस प्रकार की, लेकिन डैम बने के बनने के बाद ये नदियों का बहना बंद हो गया। वो बंद होने के बाद ये पोल्यूटेंट्स के जरिए सभी नदियां दूषित हो गई, और फिर उसको सुधार करने के लिए कुछ उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इस प्रकार से वो भी नेचुरल नहीं है। तो इस्कॉन का जो एक वाड़ा में इको विलेज है, वहां पे मैंने देखा था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वो पानी जमीन में दिया जाता है जहाँ पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और फिर उसमें से काफी शुद्ध पानी निकल आता है, वो गार्डनिंग के लिए दे देते हैं। तो ये सबसे अच्छी सिस्टम है, इकोसिस्टम इस प्रकार की सिस्टम। बड़े पैमाने पर इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं रिवर्स के बारे में, नदियों के बारे में। अभी ये डैम्स की जो संकल्पना है वो जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं। अगर हम जमीन के नीचे डैम बनाएंगे जिसकी ऊंचाई ज्यादा ना हो, 10-15 फीट इतनी, ज्यादा पानी आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन इससे वाटर परकोलेट होगा, पानी जो है जमीन में घुसता जाएगा, वेल्स में पानी आएगा। और फिर वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अभी जो ये सूखे की बड़ी समस्या इस प्रकार की है, बहुत सारे शहर या गांव इस प्रकार के हैं कि जहाँ टैंकर से पानी पुरोठा करना पड़ता है। अभी ये तो शुरू हो जाएगा अप्रैल में तो बड़ी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की होती है। तो मूल रूप से कैसे सुधारे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और जो हमारा ज्ञान है वो अधूरा है, ये पहले समझ लेना चाहिए। जब तक हम उस विचार से दूर नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इस अधूरेपन को पूरे करने के लिए क्या करना है ये सामने ही नहीं आए। तो ज्ञानमभिमन्यमानः, अधूरा अधूरे ज्ञान को ही ज्ञान समझने वाले लोग गलती करते हैं, परिस्खलन। ये बात यहाँ पे बताई गई है, और वो केवल वैद्य के क्षेत्र में या आयुर्वेद के क्षेत्र में उपयुक्त है ऐसा नहीं, सभी क्षेत्रों में उपयुक्त है। एक बात ऐसी हो सकती है कि संस्कृत में काफी सुभाषित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल सुभाषित इस प्रकार के भी है, और विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न जगह पर इस प्रकार के सुभाषित है। तो वो लोगों के अगर सामने लाएंगे ऐसी ऐसी चीज है, अब इसका एप्लीकेशन ऐसा ऐसा इस प्रकार का है, तो शायद एक बात बन सकती है, और लोगों तक
अच्छी जानकारी पहुंच सकती है जो आज के जमाने में उपयुक्त है। तो अभी मैं सोच रहा था कि नई सीरीज ऑडियो की क्या शुरू करूं। अभी मुझे थोड़ा नया विषय मिल गया है कि आयुर्वेद के सुभाषित को उठाओ और चाहे वैदिक से जुड़े हो या आम जनता के लिए उपयुक्त हो, जैसे कि ये सुभाषित है, उसके बारे में 3-4 ऑडियो आसानी से हो सकते हैं। एक एक सूत्र के बारे में उसको आगे लेकर जाएंगे तो समाज प्रबोधन इससे अच्छा इस तरीके से हो जाएगा और हम सोचने लगेंगे कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। इस प्रकार से फिर स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगी और अच्छा जी पाएंगे। तो मैं थोड़ा सोचता हूँ इसके बारे में कि आयुर्वेद सुभाषित इस प्रकार से अगर ऑडियो शुरू करो। मैं अभी रुक गया हूँ, क्या करना है इसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो ये एक बात हो सकती है कि आयुर्वेद सुभाषित इस प्रकार की बात हो सकती है और एक एक सूत्र को लेकर जितने उसके लिए ऑडियो चाहिए 5-5 मिनट के, 3-4-5 जितने भी चाहिए उसको लेकर पढ़ सकते हैं और ये समाज के लिए अच्छा इस प्रकार होगा। विदित वेदित अभ्यास्तु विशेषः सर्वं सर्वथा यथा संभवं परीक्ष्य परीक्ष्य अद्यवधान न क्वचित् विप्रतिपद्यन्ते। तो जो वेदितव्य है, जो जानने की जरूरत है, वो जिसको विदित हो गया है, वो जो जान गए हैं, विदित वेदितव्याः विशेषः, यहाँ वैद्यों के बारे में बताया गया है लेकिन ये सभी लोगों के लिए आवश्यक है। सर्वं सर्वथा यथा संभवं परीक्ष्य, सभी चीजों की सभी तरीके से यथासंभव जो जो भी परीक्षा है वो सब परीक्षा करके परीक्षा अध्यवस्यन्त, और फिर उसके बारे में निश्चय करते हैं न क्वचित भी विप्रतिपद्यन्ते, तो कहीं भी उनकी भूल नहीं होगी इस प्रकार से। तो यथेष्टम अर्थम अभिनिर्वर्तयति चैव, और उनका जो इच्छित है उसको वो साध्य कर सकेंगे इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ज्ञानाभासेन तृप्तता है। कलि विडंबनम करके काव्य है कलियुग का विडंबन करने के बारे में। तो ज्ञानाभासेन तृप्तता, ज्ञान के केवल आभास से तृप्ति होना, ये कलियुग का अंग है इस प्रकार से। तो पहले तो हमें ज्ञान का आभास है ये प्रतीत होना है, ये ज्ञान नहीं है, वास्तव में अज्ञान है, लेकिन हमें ज्ञान की तरीके से प्रतीत होता है और फिर उससे तृप्तता हो जाती है कि बस आगे कुछ नहीं करना है, मुझे सब ज्ञान हो गया है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का माहौल है और जब हम ज्यादा ज्यादा पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे तो पता चलता है कि हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं, जितना कि हमें ज्ञान होना चाहिए था उसके मुकाबले में हमारा ज्ञान इतना कम है कि उसके बारे में अहंकार किस प्रकार से करें। अहंकार का कोई संबंध ही नहीं है। तो जितना आदमी जितना ज्यादा पढ़ता है, सीखता है, उतना वो लीन हो जाता है। वो समझ पाता है कि उसका ज्ञान बिल्कुल थोड़ा इस प्रकार का है। तो ज्ञानाभास से तृप्तता ये तो काफी गंभीर अवस्था इस प्रकार की है। और थोड़ा ज्ञान को ही पूरा ज्ञान समझना ये भी काफी मूर्खता इस प्रकार की है। लेकिन इसमें से जग जाना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और हमारे इच्छा क्या है, हम क्या साधन करना चाहते हैं, उसके बारे में लेना ही नहीं जाता। तो किन किन भावों का मुझे विचार करना है, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा।
और उन सभी भावों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, सभी भावों को समझ पाना है। ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। भवन्ति चात्र सत्त्वादीनां विकल्पेन व्याधिरूपम् अथापरे दृष्ट्वा विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधि बलात्। तो बाल इस प्रकार के जो वैद्य है कि जिनको पूरी समझ नहीं है, वो सत्वादीनाम विकल्पेन, सत्व वगैरह गुरु व्याधि है लेकिन सत्व भी बहुत अच्छा है, तो वो तो दिखाता नहीं है कि गुरु व्याधि है इस प्रकार से। और फिर हम भी उसके देखने से पता नहीं चलेगा कि अरे ये गुरु व्याधि है, और इसके बारे में सजग होना जरूरी इस प्रकार का है। व्याधि रूपम अथातरे दृष्ट्वा विप्रतिपद्यन्ते, व्याधि बलाबल के बारे में बाल वैद्य जो है वो भूल कर जाते हैं। विप्रतिपद्यन्ते ते वैषम्यम अयोगेन कुर्वन्ति अज्ञान मोहिताः, अज्ञान मोहित होकर वो अयोगेन वैषम्यम कुर्वन्ति, जितनी मात्रा में लेना है, जितने वीर्यवान औषध देने हैं वो नहीं देते हैं। व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महते पिबा, और इसके जरिए क्या होता है, व्याधि का विनाश हो जाता है या बड़ा क्लेश उसको हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि व्याधि गंभीर है और हम कुछ छोटा इस प्रकार का प्रयास करें तो व्याधि बलवान होकर मार देगा इस प्रकार से। दूसरी जगह ये भी देखना है कि शरीर का बल है अच्छा नहीं है, ये भी देखना जरूरी है। मेरे पास काफी उदाहरण इस प्रकार के हैं कैंसर के बारे में। एक 5 बरस का लड़का था, मीडियास्टिनल कैंसर उसके पीछे कैंसर था एक्चुअली, और केमोथेरेपी दे दी गई, फायदा नहीं हुआ। इस बीच में मेरे पास आया, हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। अब फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आयुर्वेदिक कीमो करेंगे। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा कि आयुर्वेदिक कीमो मत करो, ये सहन नहीं कर पाएगा, छोटा बच्चा है, आप उसकी प्रक्रिया क्षमता अच्छी नहीं है। फिर भी उसके पिता का कहना था कि एज ए फादर मुझे जो भी पॉसिबल है वो करना है उसको बताने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी से करो। जैसे ही डोज दिया गया हायर केमोथेरेपी का, वो तुरंत सीरियस हो गया। WBC काउंट 100 तक नीचे आ गया, उसको आईसीयू में दाखिल किया, फिर वेंटिलेटर पर रखा। 3 दिन में बच्चे की मौत हो गई। अब मैंने उसको सजेस्ट किया था कि मत करो इस प्रकार से, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये फेटल भी हो सकता है। अभी तो मैं इस उदाहरण के आधार पर लोगों को ये भी बता सकता हूँ ये फेटल भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इसका। अब ये होने के बाद उसने सुभाष पालेकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। IT क्षेत्र में है वास्तव में, लेकिन शनिवार रविवार केवल नर्सरी फार्मिंग का काम करता है। उसने अपने बच्चे के नाम से पेड़ पौधे लगाए उसकी स्थिति में। लेकिन जो हानि हुई तो वो हो तो वो ही। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सोच समझ कर क्या करना है क्या नहीं करना है ये निर्णय करना जरूरी है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है निर्णय कर पाना। और फिर जिस प्रकार का निर्णय होगा उसके अनुसार परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। और ये बड़ी दिक्कत होती है बहुत सारे मरीजों में, क्या करे। हमें अनुभव के अनुसार जाए, आयुर्वेद के अनुसार कोई जाए, या कैसे करेंगे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो व्याधितानां विनाशाय, इसके विनाश के लिए या क्लेशाय महते पिबा, प्राज्ञासु सर्वम् आज्ञाय परीक्षम्यः सर्वथा न स्खलति प्रयवेषु वेदिकानां कदाचित्। उसके विपरीत जो प्राज्ञ वैद्य इस प्रकार के हैं, जानने वाले वैद्य इस प्रकार के हैं, तो
जो भी चीजें जानने की है उन सभी परीक्षा करते हुए बेशक का प्रयोग करेंगे, बेशक प्रयोग में लाएंगे, तो वो कदापि न कदापि न कभी कभी भूल इस प्रकार की नहीं होगी। तो ये एक अहम मुद्दा है कि हमें बहुत ही सजग इस सभी के बारे में होना है और सभी दृष्टिकोण से विचार करके करना है। नहीं तो हम गुरु व्याधि के लिए अल्प औषध अल्पवीर्य औषध दे देंगे और लघु व्याधि को बहुत बड़ी दवा इस प्रकार से वीर्यवान ज्यादा दवा दे देंगे तो भी अतिपात इस प्रकार का हो जाएगा। तो प्रॉपर जजमेंट रोगी का होना बहुत जरूरी है और उसके जितने भी फैक्टर्स हमें जानने हैं उन सभी को जानकर कोशिश करें, ये ज्यादा अच्छा है। इति व्याधित रूपाधिकारे व्याधित रूप संख्याग्र संभव व्याधित रूप हेतु प्रतिबिंबित कारणम सापवादम संप्रति पत्ति कारणम चारपवादम निशम्य भगवंतम आत्रेयम अग्निवेशात परम सर्वक्रिमीणां पुरुष संशयाणां समुत्थान स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सित विशेषान पप्रच्छ उपसंगृह्य पादव। अब ये बड़ी अजीब चीज है चरक संहिता की। तो इस प्रकार से व्याधित रूपाधिकार ये सब चल रहा है, ये दोष पेशिका तीनाम विमान विशेषण मानव जिससे ज्ञात हो जाता है, इस प्रकार का विमान स्थान चल रहा है। तो व्याधित रूप अधिकारी व्याधित रूप संख्याग्र संभव, व्याधित रूप जो है उसकी संख्या प्रमाण संभव कितनी हो सकती है, ये व्याधित रूप हेतु प्रतिपत्तो कारण और व्याधित रूप जो हेतु विप्रतिपत्ति कारणों के बारे में समझना नहीं पाना, उसका कारण क्या है, सापवाद, उसके अपवाद क्या है, सम प्रतिपत्ति कारणम च अनुपवादम निशम्य। और उसमें क्या एक्चुअली करना है, कृष्ण न्याय के बारे में सोचना है। तो ये सभी सुनने के बाद भगवंतम आत्रेयम अग्निवेशा अतः परम, तो भगवान आत्रेय को अग्निवेश ने उपसंगरीय पादव पांव पकड़कर क्या पूछा, पुरुष सर्वक्रमेणाम पुरुष संश्रयणाम, पुरुष संश्रय जो भी कृमि है उनके समुत्थान स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव और चिकित्सित विषय जो है वो क्या है, ये उसने पूछ लिया। अब इन दोनों का क्या संबंध है, और मान भी लेते हैं कि जब ये हुआ अत्रेय ने व्याधिक रूप इस प्रकार के बताया और अग्निवेश ने उस समय कुछ आशंका उनको पूछी कि कृमि के बारे में, लेकिन ग्रंथ लिखते समय भी कृमि को निदान स्थान चिकित्सा स्थान में डालने के बजाय विमान स्थान में डाल दिया। तो इसका कुछ ना कुछ संबंध है जो अभी ध्यान में नहीं आ रहा उस प्रकार से। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कृमि एक अलग रूप से रोगों का कारण है। जैसे निज विकार जो है वो दोषों के वैषम्य से निर्माण होते हैं, उसी प्रकार कृमि भी दोष वैषम्य के द्वारा या सीधा विकार निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये जो मानव निदान मधुकोश टीका में अतिसार के निदान में कृमि निर्णांच कृमि दोषता बहुत ही अधिकार इस प्रकार का सूत्र है। तो सौषम्यापाम धातुरग्नि प्रवृद्धा निश्रो आयनाद वगैरह इस प्रकार की संप्राप्ति है, और पानी ज्यादा पीना वगैरह वगैरह जलाभिरमण वगैरह इस प्रकार के बहुत सारे कारण बताए गए हैं। तो कृमि दोषता ये भी एक कारण बताया, और वहां माधव निदान मधुकोश टीका में कृमय भी रोग कारण, कृमि भी रोग का कारण इस प्रकार का बताया।
अब बापू नानक जैसे वैद्य उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि कृमि से इस प्रकार से रोग निर्माण होते हैं, वो उस जमाने में मालूम था। और ये एक अलग रास्ता है दोष दुष्ट के अलावा, इस प्रकार से। और फिर ये बैक्टीरिया, फंगाई, ये वायरस वगैरह सभी जो है वो कृमि है, सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देते इस प्रकार से। और वो सीधा व्याधि का कारण है, ऐसा उन्होंने बताया। अब बापू नानक जैसे वैद्य की इस प्रकार की सोच अगर होती है तो बाकी वैद्यों के बारे में क्या करें। पुनः ये कृष्ण ज्ञानावयवेन संतुष्ट था, इसी प्रकार का हो कि जो सभी चीजें हमें जाननी चाहिए उन सभी चीजों को हम समझ नहीं रहे हैं, और उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है इसके अलावा और कुछ है इस प्रकार। तो शायद ये एक बात बनती है कि विमान स्थान में इसको क्यों डाला गया, निदान चिकित्सा में डालना चाहिए था। और यहीं पे चिकित्सा भी बताई थी उसकी, विमान स्थान अध्याय में उसकी चिकित्सा बताई गई। तो शायद कृष्णज्ञेय जो है रोग या रोग समूह, ये जो कृष्णज्ञेय है उसमें दोष दूष वगैरह समझना जरूरी है, इसलिए विमान स्थान में तो आ गए इस प्रकार से। तस से शुरुआत की कि रस 6 है, दोष 3 है, फिर इन्फेक्शन को कृमि से रिलेट कर सकते हैं क्या? बापूदानंद ने तो वही तो किया था, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा सोचेंगे तो कृमिनल चिकित्सा सभी इंफेक्शियस डिसीजेस में देनी पड़ेगी, चाहे आपका बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई हो, सभी में कृमिनल चिकित्सा करनी है, ऐसा होना है। अपकर्षण मेवाद कृमिणाम भेषजम तत्व विघाता प्रकृति निदान से वर्जनम, ये जो कृमि चिकित्सा का सूत्र है वो सभी जगह अप्लाई होना चाहिए, नहीं होता है। हमारे हिसाब में जो भी रोग है अगर इससे अतिसार हुआ है तो हमें अतिसार की चिकित्सा करनी है, कृमि से अतिसार हुआ है तो कृमि चिकित्सा करनी चाहिए, कि इसमें मूल रोग की चिकित्सा हो गई तो उसका जो उपद्रव है वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये एकांगी दृष्टिकोण इस प्रकार का होगा, लेकिन विमान स्थान में डाला गया है तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कृमि का इस प्रकार के दोष दृश्य के विमान के बारे में कुछ पता होना चाहिए, व्याधि के रूप के बारे में कुछ पता होना चाहिए, और फिर उसको भली भांति समझेंगे तो सभी रोगों की चिकित्सा ठीक ढंग से कर पाएंगे। कृमि के बारे में बहुत ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे केसेस है। अभी परसों ही मैंने एक नाड़ी परीक्षा की और मैंने कृमि का एहसास किया, तो मैंने बताया कि तुम्हें कृमि थे क्या पहले, तो बहुत बचपन में बहुत सारे कृमि थे, अभी तो उनकी उम्र 60 वगैरह इस प्रकार। तो मैंने जो दवा लिख के दी वो आरोग्य कषाय लिख के दिया, कृमि को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कृमि सेपरेटली या दोष वैषम्य के द्वारा रोग का कारण हो सकता है। अब जब हम ये विधान करते हैं कि सेपरेटली भी रोग का कारण हो जाते हैं तो ये बड़ी बड़ी मुसीबत का मामला है, जो हमारे निज विकार के बारे में ग्रंथों का कहना है कि वो दोष वैषम्य से ही उत्पन्न होता है इस प्रकार से। उसको हम चैलेंज कर रहे हैं वास्तव में। और अभी इंफेक्शियस डिसीजेस के बारे में एलोपैथी की जो थ्योरी है उसमें इस प्रकार के इंफेक्शन को काफी महत्व दिया गया, और खास करके जब एंटीबायोटिक्स आ गई तो इंफेक्शियस डिसीजेस को जीतने का एक मार्ग
एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना, ऐसा ही हुआ। तो इसमें हम बाकी सब बातें भूल गए। अपकर्षणमेवादौ कृमिणां भेषजं श्रुतं, ये अपकर्षण तो पूरी तरह कृमि के लिए समझ सकते हैं। ततो विधाता प्रकृतेः, प्रकृति विधान चिकित्सा करनी है, ये कौन करेगा? निदानस्य वर्जनम, निदान वर्जन करना चाहिए, ये कौन करेगा? तो जो मैं एपिडेमिक की बात कर रहा था, पैंडेमिक की, अभी कोविड-19 में, कि अगर ये वायरस है, उसको जीतना है तो उसको शरीर में आने के बाद क्यों जीते? पर्यावरण में ही उसको जीत लो ना, धूपन का प्रयोग करो। बहुत सारे वैद्यों ने, मैंने भी शुरू किया, धूपन चिकित्सा शुरू करके क्लिनिक शुरू करने से पहले में धूपन करना है पूरा। तो अगर ये प्रकृति विघात इस प्रकार का हमें बनाना है, निदान परिवर्तन इस प्रकार का हमें करना है, तो एक कृमि के चिकित्सा का सूत्र सभी जगह लागू होगा नहीं होगा, इन्फेक्शियस डिसीजेस में ये एक बड़ा मुद्दा है, काफी कंट्रोवर्शियल है। इसके आधार पर बहस चली। ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट पुणे यूनिवर्सिटी में 140 अतिसार में उपयोग में लाए जाने वाले द्रव्यों पर संशोधन हुआ और सिर्फ दारू हरिद्रा में उनको बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी पाई गई। बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रोथ नहीं बढ़ाते, बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी पाई गई। ये संशोधन प्रसिद्ध हुआ और फिर जो भी प्रोप्राइटरी मेडिसिन अतिसार या ग्रहणी के लिए आई, उसमें दारू हरिद्रा 50% क्योंकि ये जो पब्लिश रिसर्च हुआ था, शुंठी को इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं है, जायफल को नहीं है, को नहीं है, मुस्ता को नहीं है, दारू हरिद्रा को बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी है। तो उसके आधार पर सभी के विचार बदल गए। तो ये ज्ञानावयव है, उसके आधार पर एक जो रिसर्च हुआ है तो रिसर्च है, उसमें कोई हमें टालने की बात नहीं है। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि शुंठी का कार्य नहीं है, मुस्ता का कार्य नहीं है। शुंठी और मुस्ता फिर भी काम करती ही है। बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी हो या ना हो, कोई संबंध नहीं है। वो तो हमारे दृष्टि से ग्राही कार्य करने वाले, पाचन करने वाले। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि कृमि रोग का कारण है या नहीं है, अलग कारण है या दोषों के जरिए कारण है, बड़ा विवाद्य मुद्दा इस प्रकार का। कल शायद इसी के ऊपर बहस करेंगे और ये क्यों विमान स्थान में डाला गया, उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सवाल मेरे मन में बहुत वर्षों से है। ये विमान स्थान में कैसे आ गया कृमि निदान और कृमि चिकित्सा इस प्रकार से? तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें अलग तरीके से इसको देखना पड़ेगा। और बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं कि जहां कृमि मूल निदान होता है और उसकी चिकित्सा करने से रोग ठीक होते हैं। मेरे पास एक छोटी लड़की थी, 6-7 वर्ष की, आई थी तबक स्वास्थ्य के लिए, लोनावाड़ा की थी, प्रैक्टिस लोनावाड़ा में ही थी। और जब मैंने देखा तो जब पहला निदान हुआ वो कृमि का ही, दूध में क्या खाती थी वगैरह इस प्रकार। तो मैंने दवाइयां जो थी, कृमि कुठार, आर्गुन, कपिला वगैरह इस प्रकार की दवाई, और फिर मुझे लगने लगा कि यार मैंने स्टमक श्वास के लिए तो कुछ भी नहीं दिया। वो जिस कारण के लिए आई थी उसके लिए तो मैंने कुछ चिकित्सा ही नहीं की। तो मैंने एक दशमलव रिश्ते उसको प्रिस्क्राइब किया ऊपर से, या विडंगा रिश्ते मैंने कहा, मैं दशमलव रिश्ते प्रिस्क्राइब किया था। और फिर 15 दिन के बाद वो फिर दिखाने के लिए आई, तो माँ बाप बड़े खुश थे। मैंने पूछा क्या हुआ, पहले नहीं, एक बार भी स्टमक श्वास का अटैक नहीं आया। मैंने कहा कृमि के बारे में क्या हुआ?
बोले इतने कृमि निकले कि वो पूरा पॉट भर गया कृमियों से। अब फिर उसकी भूख बढ़ गई, बाकी सब जो तकलीफ है वो कम हो गई। तो ये अजीब है, कृमि प्रमुख श्वास का कारण है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लक्षण जो व्यक्त था वो तमक श्वास था, मुख पे वैवरण्य था, कृमि का जो लक्षण है वो तो थे उसमें कृमि के लक्षण इस प्रकार। लेकिन केवल कृमि की चिकित्सा से तमक श्वास शांत हो जाएगा, और वो भी अनुपदेश में, ये मैंने सोचा नहीं था। तो ऐसे काफी उदाहरण है कृमि के बारे में, और उसके बारे में आगे सोचेंगे। नाड़ी अलग है। ये अशोक भट्ट की नाड़ी परीक्षा में कृमि की नाड़ी एक अलग बताई जाती है। वो जो उदाहरण देते हैं वो पानी में हम अगर एक कोई लकड़ी डालते हैं और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं पानी में से ऊपर, तो जिस प्रकार का फील होता है उस प्रकार का फील नाड़ी में आता है। तो ये मैंने काफी मरीजों में देखा है, इस प्रकार का फील आता है। और फिर आप पूछेंगे तो पता चलता है कि हाँ, कृमि पहले हुए थे, अभी है, इस प्रकार का इतिहास जरूर मिल जाता है इस प्रकार। तो यहीं पे रुकते हैं, और आगे कल बताएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्तये। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। कृमि मुग्ध भी है, मैं मेरे प्रचलन में कृमि कुठार है, लेकिन दोनों के काम सच सकता है। ठीक है, कल इसके बारे में ज्यादा बहस करेंगे। तमक श्वास का कारण कृमि है या नहीं है, अलग बात इस प्रकार की होगी। साक्षात या परंपरा या कारण होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। कल का लेक्चर तो होगा, गुरुवार मैं पुणे में नहीं हूँ और कोई गुंजाइश नहीं है लेक्चर लेने की, तो गुरुवार लेक्चर नहीं होगा, फिर शुक्रवार से होगा। तो कल और फिर शुक्रवार।